हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शायद यूनिक इन्फॉर्मेशन होने वाली है जो सारे पीएचडी स्कॉलर्स को पता होना चाहिए। तो वो है को सुपरवाइज़र। पीएचडी में को सुपरवाइज़र क्या होता है, कौन होता है, होना ज़रूरी है कि नहीं, ये काफ़ी सारे लोगों ने मेरे से पूछा एंड आई थॉट दे ऑल वर कंफ्यूज्ड कि कैसे हमको रखना है, कब रखना है, सर क्या होगा। सो आज के इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा को सुपरवाइज़र के बारे में और आपको भी समझ आ जाएगा किस स्टेज पे क्या करना चाहिए। सो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़, सुपरवाइज़र एंड को सुपरवाइज़र। तो सुपरवाइज़र क्या है? सुपरवाइज़र आपका वो है जो आपका पीएचडी का मेन गाइड होता है और जो आपको सारा काम कराएगा, जिसके अंडर में आपको पीएचडी डिग्री अवॉर्ड होगी। नाउ मैं सारी चीज़ें ऑल्टरनेटिवली से बताऊंगा, को सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र एंड उसके बेनिफिट। सो एक भी चीज़ को स्किप मत करिएगा, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द बेनिफिट। नाउ ऑन द अदर साइड, को सुपरवाइज़र कौन है? तो क्या सुपरवाइज़र के बिना आप पीएचडी कर सकते हो? नॉट पॉसिबल। बट सुपरवाइज़र अगर नहीं है तो आप पीएचडी नहीं कर सकते हो, और को सुपरवाइज़र कितने भी हो सकते हैं, कभी भी आप रख सकते हो। नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट, को सुपरवाइज़र। सो को सुपरवाइज़र वो है जो आपको पीएचडी के काम में सुपरवाइज करे, आपके सुपरवाइज़र के प्रेजेंस में। मतलब को सुपरवाइज़र कुछ भी अगर काम करवा रहा है तो आपके सुपरवाइज़र को इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। बिना उसके इन्फॉर्मेशन के को सुपरवाइज़र कुछ काम नहीं कराएगा और आपकी वो पूरी हेल्प करेगा आपके पीएचडी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। अब बात करते हैं क्या रोल है सुपरवाइज़र का एंड को सुपरवाइज़र का। देखिए, सुपरवाइज़र जो है वो आपका A to Z पीएचडी रजिस्ट्रेशन से थीसिस सबमिशन तक बिना उसके साइन के, बिना उसकी प्रेजेंस के कुछ भी नहीं हो सकता। गॉट इट? काम हो सकता है आपका को सुपरवाइज़र सारा करवाए, बट बिना सुपरवाइज़र की प्रेजेंस से, उसके सिग्नेचर के बिना आगे कुछ भी काम नहीं होगा। अब बात करते हैं रोल ऑफ को सुपरवाइज़र। देखिए, इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस। हो सकता है किसी की थीसिस में 80-90% काम जो हो को सुपरवाइज़र ने करवाया हो, और किसी की थीसिस में हो सकता है केवल 10% काम को सुपरवाइज़र ने करवाया हो। तो उसका रोल वेरी करता है आपके ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग, आपके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, और आप किस लेवल पे क्या काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। सो इट्स ऑल कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू एंड योर सुपरवाइज़र। ये सिर्फ उन्हीं का डिसीजन होता है कि वो को सुपरवाइज़र का नेम ऐड करना चाह रहे हैं थीसिस में या नहीं। नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ सुपरवाइज़र एंड को सुपरवाइज़र? तो ये तो बेसिक सी चीज़ है। अगर आप पीएचडी में रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, सो व्हाट इज़ द नीड? बिना सुपरवाइज़र के आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। मगर बिना को सुपरवाइज़र के क्या आप थीसिस सबमिट कर सकते हो? सो द आंसर इज यस। को सुपरवाइज़र के बिना आप पूरी पीएचडी कंप्लीट कर सकते हो। कहीं भी रोल ऐसा नहीं है कि को सुपरवाइज़र नहीं है तो आपका ये प्रोसेस या पीएचडी का कोई भी स्टेप रुकेगा। गॉट इट? नाउ द नंबर ऑफ सुपरवाइज़र एंड को सुपरवाइज़र। सो बहुत ही सिंपल है। सुपरवाइज़र तो डेफिनेटली एक ही होगा। कोई भी पीएचडी स्कॉलर जब पीएचडी रजिस्टर करता है तो उसका एक सुपरवाइज़र यानी एक ही गाइड होता है, जिसको बोला जाता है मेन गाइड या सुपरवाइज़र या गाइड। गॉट इट? नाउ द को सुपरवाइज़र, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है लोगों में, किसी को नहीं पता है, कोई सोचते हैं एक, कोई दो। द आंसर इज एन। व्हाट इज एन? एन इज इक्वल्स टू डिफाइंड बाय यू। आप जितने भी को सुपरवाइज़र चाहो आप अपनी थीसिस में, पीएचडी में ऐड कर सकते हो एज पर द ऑर्डिनेंस रूल। गॉट इट? आप शॉक हो रहे हो, मगर शॉक होने की ज़रूरत नहीं है। आप कितने भी को सुपरवाइज़र अपनी थीसिस में डाल सकते हो एज पर योर नीड। गॉट इट? नाउ
द बेनिफिट ऑफ को सुपरवाइजर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं बेनिफिट दोनों लोग के बिहाफ पे बताऊंगा, स्टूडेंट के बिहाफ पे भी और को सुपरवाइजर के बिहाफ पे। अब अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं तो जैसे मैं चाहूंगा कि मेरे अलग अलग डिपार्टमेंट में को सुपरवाइजर हों, अलग अलग इंस्टीट्यूट में को सुपरवाइजर हों, या फिर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी कहीं और पे है तो वहां पे भी को सुपरवाइजर हों। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है, तो मैं आपको एक सिंपल सा रूल बता दूं। को सुपरवाइजर आपके डिपार्टमेंट का भी हो सकता है, आपके इंस्टीट्यूट का भी हो सकता है, आपके यूनिवर्सिटी के किसी और इंस्टीट्यूट का, किसी और यूनिवर्सिटी का भी को सुपरवाइजर हो सकता है। एज पर द ऑर्डिनेंस रूल को सुपरवाइजर बनने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका होना चाहिए, तो आप किसी को भी को सुपरवाइजर अपनी थीसिस में ऐड कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर उसका क्या बेनिफिट, उसके बहुत बेनिफिट है। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ यहाँ पे BHU में और मुझे कुछ ऐसा काम है लाइक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करानी है, दैट इज़ नॉट वर्किंग इन करेंटली इन BHU। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये जो वर्क है, ये एक्सपेरिमेंटल वर्क है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से कराऊँ, एंड वहाँ पे मेरा एक नोन एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, या प्रोफेसर है, या कोई साइंटिस्ट है। गॉट इट। अब मैं एज पर द दिल्ली यूनिवर्सिटी रूल एंड एज पर माई यूनिवर्सिटी रूल उसको को सुपरवाइजर बनाऊंगा, एंड जो भी मेरा PhD का काम है मैं वहाँ से करवाऊंगा उनके बिहाफ पे। अब आप बोलोगे सर उनको क्या फ़ायदा, ध्यान से सुनना। जो को सुपरवाइज़र होते हैं, जब हम PhD सबमिट करते हैं तो को सुपरवाइज़र का भी एक PhD स्टूडेंट काउंट होता है। इज दैट शॉकिंग आंसर? तो शायद आप लोग को कुछ समझ आया होगा कि को सुपरवाइज़र अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे इंस्टीट्यूट या दूसरे यूनिवर्सिटी का है तो उसको क्या बेनिफिट है। अगर आपने थीसिस सबमिट करी अपने सुपरवाइज़र के अंडर में और आपके 5 अलग अलग को सुपरवाइज़र हैं अलग अलग जगह, तो उनके में भी थीसिस काउंट होगी अपने स्टूडेंट की। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ। और हमारे लिए क्या बेनिफिट हुआ कि हमारा रिसर्च प्रोफाइल अच्छा हुआ कि दैट आई हैव ऑल्सो वर्कड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी इन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और XYZ यूनिवर्सिटी अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोफेसर X। गॉट इट। तो ये हमारे लिए फ़ायदा है, हमें एक्सपोजर होता है, डिपार्टमेंट के बेनिफिट मिलते हैं, अपना रिसर्च प्रोफाइल अच्छा होता है, थीसिस की वैल्यू एडअप होती है अगर आप अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो। हाँ, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम काम कर लें और को सुपरवाइज़र ना बनाएं। वेल एंड गुड, आप आराम से कर सकते हो। तो आप कब को सुपरवाइज़र को अपने PhD थीसिस में ऐड कर सकते हैं, तो उसका आंसर है आप किसी भी टाइम, जब आप और आपके सुपरवाइज़र रेडी हो तो एक मीटिंग करा के को सुपरवाइज़र को ऐड कर सकते हैं किसी भी टाइम। PhD रजिस्ट्रेशन से लेकर थीसिस सबमिशन तक आप किसी भी को सुपरवाइज़र को ऐड करवा सकते हैं एज पर योर यूनिवर्सिटी PhD ऑर्डिनेंस रूल। नाउ माय रिकमेंडेशन इज कि आपका एक तो सुपरवाइज़र होना चाहिए, दैट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट अगर PhD में रजिस्ट्रेशन होता है तो, और दूसरा को सुपरवाइज़र। तो को सुपरवाइज़र आपके एटलीस्ट 2 होने चाहिए, मगर वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से हों, डिफरेंट इंस्टीट्यूट से हों, और अगर पॉसिबल हो तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से हों। उससे आपका कोलैबोरेशन बढ़ेगा, आप उनके इंस्टीट्यूट में जाके कोई अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव प्लान कर सकते हैं। अगर वो सेम डिपार्टमेंट में होंगे सो देयर इज़ विल बी ऑफ नो यूज़। सो आप 1 से 2 को सुपरवाइज़र बनाइए एज पर योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव। अदरवाइज यू कैन प्लान योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंगली, जैसे आपको सुपरवाइज़र ऐड कर रहे हो। अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो ऐसा कोई डिसएडवांटेज नहीं है को सुपरवाइज़र बनाने में। अगर मैं बोलूं एज फ्रॉम बिहाफ ऑफ PhD स्टूडेंट, तो उसको सिग्नेचर कराने पड़ेंगे अपने को सुपरवाइज़र से, जो कि अलग अलग प्लेस पे हैं। सो इट इज़ नॉट अ बिग टास्क। अगर मीटिंग्स होती हैं तो कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, बिकॉज को सुपरवाइज़र का प्रेजेंस मस्ट होता है
किसी भी मीटिंग में, प्रोग्रेस रिपोर्ट में, या फिर कोई भी डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी होती है, बिकॉज उसका नेम ऐड होता है आपके पीएचडी थीसिस में। सो दीज आर नॉट अ बिग डील, आई कैन से। सो अगर पीएचडी सुपरवाइजर को सुपरवाइजर को लेके कोई भी डाउट है तो प्लीज़ टेक्स्ट मी, I will help you anytime. So stay tuned and please take to a so stay tuned, subscribe the channel, और इन्फॉर्मेशन अगर यूनिक लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आस्क मी एनी टाइम।